हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं नवंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर अक्टूबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने वहाँ पे नवंबर मंथ तक वहाँ कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे अभी दिसंबर मंथ चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या ऊपर राइट साइड जो यहाँ पे आई आइकन दिख रहा है, वहां से भी आप वीडियोस के लिंक में डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ एक साथ एक टाइम में सही टाइम में मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है, व्हाइट आइलैंड विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर वोल्केनिक इरप्शन इज लोकेटेड इन। तो हमें व्हाइट आइलैंड से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि व्हाइट आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। तो कहाँ पे, ये न्यूजीलैंड में है ये व्हाइट आइलैंड। ठीक है, ये व्हाइट आइलैंड कहाँ पे, न्यूजीलैंड में है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये एक वोल्केनिक इरप्शन जो यहाँ पे व्हाइट आइलैंड में मतलब हाल ही में लिया, मतलब इरप्टेड हुआ है। ये एक आइलैंड वो है कि मोस्ट एक्टिव cone volcanoes which has been built up by continuous volcanic activity over past 1,50,000 years। मतलब 1.5 लाख साल पुराना, मतलब ये कंटिन्यूस 1.5 लाख साल तक ना ये क्या हुआ, इरप्ट होते गए, वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ से निकलते गए। ये देख पा रहे होंगे मैं आपको, ये जो एरिया है यही है वो व्हाइट आइलैंड। तो यहाँ पे कंटिन्यूस 1.5 लाख साल तक होते होते ना ये पूरा एरिया जो आइलैंड है ना, आइलैंड टाइप का फॉर्म हो गया, वरना ये पहले क्या उतना नहीं था। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ 30% है ये बाहर, 70% तो ये समुद्र के अंदर है। ठीक है, ये समुद्र के अंदर ये 70% ये आपको वोल्केनो मिलेगा, 30% ही सिर्फ बाहर है। तो ये वोल्केनो इरप्ट होते 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 मतलब क्या हुआ बोलिए तो, ये जिस तरह का आपका ये वोल्केनो हुआ, तो इतना दूर तक पहले पानी था। उसके बाद जैसे जैसे इरप्ट होते 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 ये एक अब इस शेप का ले लिया है ये वोल्केनो। ठीक है, आप जानते होंगे वोल्केनो का कैसे करके वो फॉर्म होता है, कैसे लावा निकलते हैं और कैसे करके वो सॉलिडिफाई फिर हो जाते हैं। तो वैसे करते करते ये व्हाइट आइलैंड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, जैसे मैंने बोला न्यूजीलैंड है, तो ये देख पा रहे हैं ये न्यूजीलैंड कंट्री है, ये आपको इस एरिया में जस्ट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट टेरिटरी के अंदर नहीं है न्यूजीलैंड के, थोड़ा उसके डिस्टेंस में है, देख पा रहे होंगे चारों तरफ वाटर बॉडीज है। थोड़ा आपको थोड़ा आगे देखने मिलेगा। उसके जो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है ऑकलैंड, इसके जस्ट काफी बहुत ज्यादा नजदीक में है। ठीक है, क्राइस्ट चर्च इश्यूज हमने हाल ही में पिछले साल बहुत बड़ा इशू हो गया था वहाँ पे, जो अटैक हुआ था उससे रिलेटेड हमने सुना ही था। इसके अलावा आसपास में जो टैस्मैन सी है काफी इंपॉर्टेंट मतलब है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ये रहा टैस्मैन सी, और ये थोड़ा आपको ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में टैस्मैन सी आता है। उसके अलावा आसपास में ये आपको कोरल सी हो गया इधर, और हमारे इंडिया हम लोग हो गए इस जगह में। और हमारे से ये हम लोग को अगर न्यूजीलैंड जाना है तो हम लोग इस तरह से जा सकते हैं, या हम लोग इस तरफ से होते हुए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हुआ रूट। और इंडिया के कंपेयर में थोड़ा देखना चाहिए, ये हो गया आशियन कंट्री सारे हो गए, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, इधर आपको चाइना और इधर जापान और ये सब मिल जाएगा। और ये देख लीजिए, यानी देखिए ये गया, ये लाइन इक्वेटर का लाइन गया। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन कहाँ से जाता है, जस्ट हमारे कितने सारे स्टेट को छूते हुए जाता है, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितने सारे स्टेट को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छूते हुए जाता है हमारे कंट्री से। तो और ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, और यहाँ पे आपको लगभग आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी नीचे आता है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास नहीं करता है, बट ऑस्ट्रेलिया से करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। जैसा कि हमेशा की तरह अपने दोस्तों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल काउंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये चारों आपको ऑप्शन दे दिया हुआ है, और चारों का चारों ही काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आपको एग्जैक्ट पता होगा तभी जाके आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका होगा क्या होगा, चलिए बढ़ते हैं देखते हैं क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, एनआईए। हाल ही में इसके एनआईए से रिलेटेड एक एक्ट भी पास हुआ है अमेंड किया के, जो कि ये वैसे तो एनआईए एक्ट है 2008 का, बट अभी जो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया ना, इससे और ज्यादा इसके पावर है ना, इसका पहले इतना पावर था तो अब इसको और इतना पावर दे दिया गया है, और ये काफी मतलब काफी ज्यादा मात्रा में पावर दे दिया गया है एनआईए को। ये इंटरनेशनल मतलब बाहर भी देश में जाके ये जो भी एक्टिविटीज अगर करना है बस उनसे परमिशन लेना है। पर बाहर का भी कुछ भी अगर काम होगा ना, वो एनआईए का पास पावर है कि उस तरह का कुछ भी एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर किसी टेररिस्ट या किसी चीज से रिलेटेड उनको डील करना है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया एनआईए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हुआ आपको,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओवरसीज इंडियन सिटीजन। ओवरसीज इंडियन सिटीजन से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑलरेडी, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अ फॉरेन नेशनल who was eligible to become citizen of India on 26 January 1950 is eligible for registration as overseas citizen of India। तो क्या ये जो 26 जनवरी डेट दिया ना, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। तो बोल रहा है क्या यहाँ से जो इस वक्त एलिजिबल होंगे वो क्या ओसीआई के लिए एलिजिबल है, मतलब हु वाज एलिजिबल टू बिकम, मतलब 26 जनवरी 1950 में वो एलिजिबल थे इंसान, बट उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप नहीं लिया, ठीक है। पर तो क्या अब जाके अगर वो ओसीआई के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या वो एलिजिबल होंगे, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोला कि इफ द एप्लीकेंट हैड एवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश का कभी भी कोई इंसान अगर सिटीजन बना है तो क्या वो मतलब हमारा जो ओसीआई जो है इसको लेने के लिए नॉट एलिजिबल होगा, ठीक है। ये हो गया सारा कीवर्ड आपको। चलिए देखते हैं आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको आंसर हो गया नन ऑफ द एबव, मतलब क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है ना, यहाँ देख लीजिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है, पर हमें बताना था कि मैंने कौन सा दोनों स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, तो दोनों के दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। ये जो डेट दिया हुआ ना, अगर सिर्फ यहाँ ओनली लिख देता ना, अगर ओनली सिर्फ 26 मतलब सिर्फ इसी कंडीशन में ही लिया जाएगा तब गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ है, देखिए और यहाँ पे देखिए और भी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15/8/1947। मतलब कुछ एरिया, जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा था एनक्लेव से रिलेटेड कि कैसे बांग्लादेश के जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो भी एनक्लेव है ना, ये बांग्ला इंडियन बॉर्डर टेरिटरी के अंदर बांग्लादेश की कॉन्क्लेव, इसको हमने इंडियन सिटीजनशिप देने का फैसला किया। तो इस तरह का कुछ जो है ना, ये हम लोग अगर हमारे टेरिटरी के अंदर अगर यदि आ रहा है तो हम लोग इस तरह का बात मतलब ओसीआई दे सकते हैं, अगर यदि उसके बाद में जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी एरिया हमारे से जुड़े हैं उनको हम दे सकते हैं, जैसे सिक्किम हुआ, सिक्किम बाद में आए थे, ठीक है। तो उसी तरह का बहुत सारे एरिया है जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी थे उस जगह में, अब वापस से अगर ओसीआई के लिए अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बांग्लादेश और इसके रिलेटेड बोला ना कि हाँ ये सही बात है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो लोग वो ऑलरेडी पार्टीशन हुए ना, तो ये तो ऑलरेडी हमारे अंग थे, बट वो लोग चले गए हैं, तो अब उनको वापस से ओसीआई का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, वो लोग जहाँ है वही है, तो इसलिए नॉट एलिजिबल है, ये भी बात सही है। तो भले कीवर्ड देखिए नॉट एलिजिबल मैंने बोला था, बट ये आपको मानना पड़ेगा कि हर वक्त नॉट एलिजिबल या इवन जो भी कीवर्ड होते हैं वो स्टेटमेंट को गलत नहीं मतलब करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन हो गया आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड, मतलब ओपेक से रिलेटेड आपको बोल रहा है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ओपेक एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे रिलेटेड आपको हल्का फुल्का जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओपेक से रिलेटेड आपको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, ठीक है। ये एक ग्रुप है जिसमें ऑल मतलब जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है ना उसका ये ग्रुप है, तो ये ऑल हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द मिशन ऑफ ओपेक, ओपेक का मेन मिशन है टू यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमर्स। तो देखिए ये एक तरह का जो भी अगर पेट्रोलियम से रिलेटेड बॉडी है तो यही सब चीज करेगा, इसके अलावा और कुछ तो नहीं कर सकता, नहीं इसके अलावा भी कुछ कर सकता है, बट इसका नेगेटिव वर्जन तो नहीं होगा ना, यूनिफाई करने का काम करेगा ना कि तोड़ने का काम करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर सही होते हैं, पहले आपको ये एज्यूम करके चलना होगा कि ऐसे स्टेटमेंट सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, आप देख लीजिए। और सेकंड क्या है, चारों के चारों में ही सही है, इससे भी आप क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ईरान, इराक, यूएई एंड कतर आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक। तो ओपेक का ये चारों मेंबर है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बी हो गया सही, यानी कि स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। जैसे 2 मैंने बोला कि चारों का चारों में, तो ये तो किसी भी हाल में सही होना ही था। 1 गलत है क्योंकि ये जो ऑल बोल दिया ना, ये ऑल यहाँ पे नहीं होगा। क्यों ऑल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में जो ये ना जो मेंबर है जैसे कतार, ये हाल ही में क्या किया, ओपेक को छोड़ के चले गए, बोले कि हमको इससे मतलब ये हमको भा नहीं रहा है, हम यहाँ से हट रहे हैं। कतार के बारे में न्यूज में था इसलिए, और ये ज्यादा हमको जानना जरूरी है, ठीक है। कतार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बायलेटरल फ्रेंडली कंट्री भी है, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया भी एक टाइम में इसका मेंबर हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बात हुआ जिसके वजह से ये बोला जो ऑल दे दिया था ना, ये ऑल यहाँ पे गलत है। उसके अलावा रशिया भी है, एक ऑल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, बट ये तो रशिया तो इसका मेंबर है नहीं ओपेक कंट्री का। तो इसलिए ये तीन कंट्री को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये भले ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है बट इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे कतार दे दिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर कॉटन। टीएपी कॉटन से रिलेटेड यहाँ पे आपको दे रहा है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो टीएपी कॉटन में बोल रहा है, आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया इंप्लीमेंट्स अ टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब ये टैप फॉर कॉटन इन ऑल। फिर से देखिए ये ऑल कुछ बोलना चाह रहा है, ऑल, नॉट, इवन, अलोन, ओनली। ये सब चीज एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही फेवरेट कीवर्ड होता है यूपीएससी का, तो ये सबको एकदम जस्ट आप फोकस करके उसके बाद स्टेटमेंट को रीड आउट करिए, देखिए इजीली आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो टू ऑल कॉटन ग्रोइंग अफ्रीकन कंट्रीज, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए ये बात है, हमने हाल ही में इससे रिलेटेड डिस्कस किया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके बारे में और अच्छे से आंसर दे पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन बोथ द एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल पार्ट ऑफ द कॉटन वैल्यू चेन इन अफ्रीका। तो ये क्या सही बात है? देखिए ये प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ही करेगा ना, स्ट्रेंथ करने से रिलेटेड ही होगा, बट यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ जो बोल दिया ना, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल पार्ट, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। ये बाकी जो चीज है ये तो सही लग रहा है, बट ये बोथ जो बोल दिया ना, ये यहाँ के लिए कीवर्ड हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ये सेकेंड फेज ऑफ जो भी है ना टीएपी का, वो स्केल्ड अप इन साइज एंड कवरेज एंड विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन सम साउथ एशियन कंट्रीज आल्सो। ये जो सेकेंड फेज जो टीएपी का भारत में स्टार्ट किया है, वो साउथ एशियन कंट्रीज में भी लाने का सोच रहे हैं। तो क्या सही बात है? तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड भी यही, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ सही है, बाकी 1 और 3 फिर से गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये जो ऑल जो मैंने बोला कीवर्ड, ये ऑल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज, ये जो मतलब इस तरह का जो बोला ना, इंडिया इंप्लीमेंट्स अ टैप फॉर कॉटन, ये सिर्फ किए हैं 6 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, जो कि कौन कौन है? बेनिन है, बुर्किना फासो है, चाड है, मालावी है, नाइजीरिया है, युगांडा है। आपको याद होगा कि जब ये अफ्रीका का मैप है, ये यहाँ पे आपको ये हो गया आपका केप ऑफ मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहाँ के कुछ जो कंट्रीज है ना, ये 6 कंट्रीज ये इसमें इन्वॉल्व थे, जिसके बाद लिए इंडिया मतलब इंडिया ने अपना वो उस तरह का इनिशिएटिव लिए हैं। तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 कंट्री है, 2012 से 18 तक का ये फर्स्ट फेज में ये काम किया गया था, ठीक है। अब जो सेकंड फेज का स्टार्ट हो रहा है, तो ये बोला इन द 5 ईयर लॉन्ग सेकंड फेज द प्रोग्राम विल स्केल्ड अप इन साइज एंड कवरेज, ठीक है। ये तो सही बात बोला है कि सेकंड फेज, अब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, अब जो सेकंड फेज आया है उसमें भी मतलब ये स्टार्ट किया गया है कि ये जो एडिशनल जो कंट्रीज यहाँ बोला गया ना, साउथ एशियन कंट्री, ये यहाँ नहीं है। साउथ एशियन क्या हुआ? ये तो हमारे तरफ का है, ये हमारे ये इंडिया हो गया, इंडिया के इस तरफ में जो हो गया, ये सब सारे साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में ये बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है, साउथ एशियन कंट्री ये सिर्फ अफ्रीका के लिए हमने किया है। तो अफ्रीका में और भी कंट्रीज है टोटल, जैसे बेनिन हो गया, बुर्किना फासो, चाड और माली, इसमें और ज़्यादा अच्छे से तरीके से काम करेंगे, जो कि C4 का भी मेंबर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो यानी टोटल 11 अफ्रीकन कंट्रीज से हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज को लेके ये सेकंड फेज में हो रहा है, तो साउथ एशियन कंट्रीज वाला कोई फंडा ही नहीं है, तो इसलिए आपको ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हो गया सही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो AIP है इज अ मेराइन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या मेराइन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज अ नॉन न्यूक्लियर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट विदाउट विदाउट एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये हो गया 3 कीवर्ड इस स्टेटमेंट का। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। जो हमारे फ्रेंड्स इसको मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे पुराने वीडियोस को देख लीजिए। जितना ज़्यादा आप देखोगे और एक एक चीज़ को वहाँ से पकड़ोगे, तो ये सारे क्वेश्चन के ना इतने जो बहुत ही ईजी होते हैं। बस आपको इसके जो भी कीवर्ड है ना, उसको अगर पकड़ लेंगे तो आसानी से इसको कर सकेंगे। जैसा मैंने बोला, इस फर्स्ट स्टेटमेंट का 3 कीवर्ड है, इसी के बेसिस पे आपको जज करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। ये AIP हैज अ फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द lethality of a diesel electric submarine as it enhances and submerge endurance of the boat several folds, ठीक है। तो ये AIP से रिलेटेड ही बोल रहा है कि किस तरह का ये मतलब फोर्स करेगा मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लिथेलिटी ऑफ अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में ना एक तरह से बूस्ट अप करेगा, एक तरह से कैसे करके इग्नाइट करता है, वो कैसे करके एनहांस होगा ना। तो ये जैसे यही बात बोल रहा है सेम सब जो भी सबमरीन से रिलेटेड है ना, उसके बारे में ये बोला जा रहा है। चलिए मैं आपको आंसर बताऊंगा, तब उसके बारे में उसके बाद में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वरना यहाँ अगर मैं बोल दूँ तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी, यानी
दोनों के दोनों ही सही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये जो बात बोला जा रहा है कि मराइन जो भी होगा ये नॉन न्यूक्लियर और ये विदाउट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब डीप ओशन तक ये जा सकेंगे अब ये सबमरीन, क्योंकि ये जो यूज कर रहे हैं ना वो वैसा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एयर के इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट तो है नहीं, तो यहाँ इसीलिए तो आप कह सकते हैं विदाउट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन कर रहा है ये एआईपी को, और जो इस तरह का स्टेटमेंट जो कि एक्सप्लेन करता है जो भी मेन टॉपिक है, तो वैसे आंसर जो भी वैसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर सही ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूमोनिया। निमोनिया से रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, निमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट इन्फेक्ट्स द लंग्स। तो ये क्या, दैट अफेक्ट्स द लंग्स, ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं कि ये इसका मेन काम क्या होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी ये इन्फेक्शन है कि नहीं है? एक्यूट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्यूट आपको एक्यूट से रिलेटेड आप जानती होंगे एक्यूट, और आपको बहुत सारे इसके एक्यूट डिजीज से रिलेटेड हमने हाल ही में भी बहुत सारे डिस्कस भी किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा कि न्यूमोनिया एक एक्यूट डिजीज है या क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, न्यूमोनिया इज द सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो ये सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस कॉज है पूरे वर्ल्ड वाइड में। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट सही है गलत। निमोनिया इज कॉज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो ये क्या, ये बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस तीनों के द्वारा ही होता है। चलिए देख लेते हैं। चौथा बोल रहा है कि इंडिया इज ओनली प्रिवेंटेबल एंड नॉट ट्रीटेबल। तो क्या सही बात है, ये सिर्फ प्रिवेंटेबल है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 2 3 तो सही है। चलिए ये निमोनिया के बारे में ही ये सब चीज़ बता रहा है, बट ये भी बात सही है कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई, ध्यान दीजिएगा निमोनिया ये तीनों ही चीज़ से हो सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। आप क्या पढ़े होंगे? बैक्टीरियल रिलेटेड डिजीजेस का नाम पढ़े होंगे, फंगाई रिलेटेड डिजीज का नाम पढ़े होंगे, वायरसेस रिलेटेड डिजीज का नाम पढ़े होंगे, बट निमोनिया क्या है, ये तीनों के वजह से होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा निमोनिया इज ओनली प्रिवेंटेबल नॉट ट्रीटेबल, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो निमोनिया है ना ये बिंग प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि एवरी ईयर देखा गया कि लगभग ये 1.4 मिलियन चिल्ड्रन को मतलब इसके वजह से मर जाते हैं निमोनिया की वजह से, जो कि 5 साल के कम की उम्र है, जो कि अकाउंट करते हैं लगभग 18% ऑफ ऑल डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चे बहुत सारे रीजन से मरते होंगे, बट निमोनिया जो है ना लगभग 18% रीजन होता है वो सारे डेथ का। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो गया और आपको गलत हो गया ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट जो 4 है वो आपको गलत है। ठीक है, बट से अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आपको लेस्टो कैलोरिक इफेक्ट। ये इससे रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो उम्मीद करते हैं फिर से आप यहाँ पे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो ये लेस्टो कैलोरिक इफेक्ट है ना, इससे रिलेटेड आपको जो पहला स्टेटमेंट है, व्हेन रबर बैंड्स आर ट्विस्टेड एंड अनट्विस्टेड। ठीक है, व्हेन ट्विस्टेड एंड अनट्विस्टेड, ये कीवर्ड नहीं है, सॉरी, इट प्रोड्यूसेस अ हीटिंग इफेक्ट। तो ये वाला कीवर्ड हो गया कि ये हीटिंग इफेक्ट है कि कोल्डिंग इफेक्ट है या न्यूट्रल रहता है, ये चीज आपको बताना है, विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकैलोरिक इफेक्ट। ठीक है, हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने आपको कुछ कुछ ड्राइंग्स भी दिखाया था उससे रिलेटेड, और मैंने यहाँ से जो भी थोड़ा रफली मैं ड्राइंग कर पाता हूँ उससे मैं कर करके बताया भी था कि कैसे करके आप अगर यदि कोई चीज़ है उसको जितना जितना ट्विस्ट कर रहे हैं उसके बाद फिर कैसे करके आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स होता है उसमें, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि वो हीटिंग इफेक्ट है या कूलिंग इफेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोकैलोरिक इफेक्ट इज हार्डनेस मे बी एबल टू डू अवे विद द नीड ऑफ फ्लूइड रिफ्रिजरेंट यूज इन फ्रिजेस एंड एयर कंडीशनर। तो क्या इसको मे बी एबल टू यूज, ये जो बात बोल रहा है ये क्या सही है? चलिए देख लेते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 एक तरह से मे बी एबल टू डू है ना, ये यहाँ पे सही बात बोल रहा है, बट स्टेटमेंट 1 जो यहाँ पे ये हीटिंग नहीं है, जैसा मैंने बोला ये कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये कूलिंग इफेक्ट करता है, जो कि अगर ये कूलिंग इफेक्ट कर रहा है ये आपका फेनोमेना, तो इसी को यूज कर सकते हैं ना एयर कंडीशन या फ्रिज वगैरह में, जिससे क्या होगा जो हम अभी फ्लूइड यूज कर रहे हैं ना रेफ्रिजरेंट में, एज अ रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं वो उसका हम लोग वो बहुत ही डेंजरस होता है, और वो एक बहुत मतलब एक वाइटल रोल होता है ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस है ना उसको मतलब और ज्यादा बढ़ाने में।
तो अगर इसमें हम अगर रिड्यूस करते हैं तो क्या करेंगे, हम एक तरह से ग्रीन हाउस गैस में एक तरह से हम अपना योगदान दे रहे हैं अगर इस तरह का टेक्निक कुछ यूज करते हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो कि ये पायलट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का फॉर डीप ओशियन माइनिंग फॉर रेयर मिनरल्स। चलिए देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत। दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है, ये बोला कि इट प्रपोजेस टू सेंड मेन इनटू डीप सी इन सबमर्जिबल व्हीकल फॉर ओशियन स्टडीज। तो ये क्या, देखिए ये क्या मेन जो है इनको क्या वो डीप सी में भेजेंगे और व्हीकल को पूरा सब मतलब जितने भी उसको सबमर्ज करेंगे उसके बाद ओशियन स्टडीज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए ऐसे चीज अगर आपको समुद्रयान से रिलेटेड वाकई में सब कुछ थोड़ा अगर भी पता है ना तो आप समझ जाएंगे कि ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, सॉरी ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है द प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन बाय इसरो। तो ये क्या इसरो के द्वारा ये अंडरटेकन किया गया है। चलिए देखते हैं, तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया और तीनों से रिलेटेड कीवर्ड भी देखे और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया सी, यानी दोनों के मतलब पहला दोनों स्टेटमेंट सही है बट ये इसरो नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो अंडर किया जा रहा है वो हो रहा है एनआईओटी के द्वारा, जिसका मैंने आपको बताया भी था कि जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इनके द्वारा ही ये इसके अंदर में ही ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया गया है। और एनआईओटी एक तरह से क्या है, उनका जो पेरेंट बॉडी कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। तो इसलिए इसरो से रिलेटेड जो बात है ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये समुद्र के अंदर का बात है, इसरो यहाँ पे क्यों गए, इसरो हो गया वो स्पेस से रिलेटेड डील करते हैं, वो अंदर की चीज को क्यों अपना यहाँ पे टांग लहराने आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही कर पा रहे होंगे। अगर कहीं भी प्लीज़ जो भी अगर आप लोग को लगे कुछ भी डाउट, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और कोशिश कीजिए कि जिस तरह से मैं जो जो कुछ भी क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ रहा हूँ आप उसे प्लीज़ आंसर किया करिए। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जितना आप अगर सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ सकूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक सागर। ठीक है, टेक सागर से रिलेटेड यहाँ बोल रहा है कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट पूछा जा रहा है। टेक सागर भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो उम्मीद कर रहे हैं फिर से यहाँ पर सही आप आंसर दे पाएंगे। बोला जा रहा है कि टेक सागर इज अ कंसोलिडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ इंडिया साइबर टेक कैपेबिलिटीज। तो ये क्या सही बात है कि कंसोलिडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी है इंडिया का साइबर टेक कैपेबिलिटीज का। चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोला कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस इन पार्टनरशिप विद डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च टेक सागर। मतलब ये दोनों बॉडी मिलके क्या अब टेक सागर को लॉन्च किया है, तो ये दोनों बॉडी हो गया, ये कीवर्ड नहीं है, टेक सागर नहीं है, ये दोनों बॉडी हो गया कीवर्ड। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट का। तीसरा स्टेटमेंट हो गया डेटा सिक्योरिटी काउंसिल DSCI इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी। मतलब ये क्या नॉट फॉर प्रॉफिट है या कुछ और बॉडी है, ये हो गया इसलिए यहाँ का कीवर्ड जो कि डेटा प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये तो नॉर्मल बात है, ये डेटा से रिलेटेड है तो डेटा प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, बट ये नॉट फॉर प्रॉफिट है या नहीं यह आपको बताना है और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, हाँ आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 तीनों के तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि ये जो टेक सागर है ना, ये सच में ये बात है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी एक तरह से हमारे साइबर टेक कैपेबिलिटीज को दिखाने वाला है। इसके अलावा ये दोनों बॉडी ही इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो ये डेटा है ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, अगर प्रॉफिट से रिलेटेड हुआ तब तो ये प्राइवेट बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और प्राइवेट बॉडी अगर यदि इन्वॉल्व हो रहा है तब वो सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी प्राइवेट मेंबर अगर कहीं पर इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहला प्राइम गोल होता है कि उनका बिजनेस कैसे ग्रो हो रहे। ठीक है, तो वो पब्लिक के बारे में उतना बाद में सोचेंगे, पहले उनका बिजनेस से रिलेटेड सोचेंगे। तो इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट इशू ये जो दे देते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो किसी बॉडी से रिलेटेड जोड़ते हैं। ठीक है, तब जाके आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये किस हित के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक के लिए कि अपने लिए कर रहे हैं। तो ये हो गया थोड़ा, इसलिए ऑप्शन तीनों के तीनों ही सही है और आपको ये गलत मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स GI प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमने चारों के चारों ही डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आप चारों का आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो शाही लीची है, कड़कनाथ चिकन मीट है। ये कड़कनाथ चिकन मीट हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, जून से पहले भी पुराना था, तो इसे हमने डिस्कस नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले ये पढ़े होंगे। ठीक है, ये 80 कॉपर टॉयज है। उसके अलावा आदिलाबाद डोकरा है,
तो ये चारों चीज जो है इसके बारे में आपको यहाँ पे 4 स्टेट दिया है, तो कौन से किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। जीआई से रिलेटेड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है उनके जो पर्टिकुलर किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, ये अगर आप जान जाते हैं तो उससे रिलेटेड और डिटेल में आपको कुछ कोई आप एक्सपेक्ट मत करिए। उससे डिटेल में अगर कुछ पूछ लिया ना, जैसे शाही लीची से रिलेटेड अगर पूछ लिया गया इसके डिटेल में, वैसे स्टेटमेंट ज्यादातर सही होते हैं। जो गलत होने का चांसेस है, जो वहाँ पे ट्विस्ट किया जा सकता है, वो स्टेट का नाम ही ट्विस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिया है, तो क्या शाही लीची वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है? उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड, शाही लीची से रिलेटेड काफी बना था न्यूज में, क्योंकि काफी सारे बच्चे मर गए थे। तो वो किस वजह से मरे थे, इसलिए ये शाही लीची को जीआई टैग है, जबकि ये बहुत सारे बच्चे मर गए थे, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इसलिए इस बार समझिए, ये भले इस बार दिया हुआ नहीं है, बट हमारे लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे जो बच्चे हैं ये मरे थे, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर आपको, जो ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 4 दोनों के दोनों ही ये सही है, बाकी 1 और 3 गलत है, क्योंकि शाही लीची जो है वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये बिहार का है। और कड़कनाथ मीट तो ये जैसे ये मध्य प्रदेश मैंने बोला ही। इसके अलावा ये जो एटी कॉपर टॉयज है ना, ये आंध्र प्रदेश का है, ना कि तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना भी हो सकता था, मतलब आंध्र प्रदेश भी हो सकता था, वो कब, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक जैसे मतलब एक ही जगह के रहते तब, ठीक है। अब तो अलग अलग हो गए, तो इसीलिए ये तेलंगाना नहीं होगा, ये आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी होगा, स्टेटमेंट 2 और 4 गलत है। बाकी ये जो जीआई से रिलेटेड है ना, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा खासा एक अच्छा बना के लाऊं, जिससे आपको मतलब पीडीएफ लेके आऊं, जहाँ पे आप एक बार में आप रिवीजन कर सकेंगे एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मतलब इस तरह का नोट्स बनाए ही होंगे, पर अगर जो भी नहीं बनाया है, प्लीज मैं जब प्रोवाइड करूंगा तो वहां से एटलीस्ट रिवीजन कर दें, क्योंकि ये सारे चीज जो आपको मतलब एग्जाम के टाइम में रिकॉल करने में बहुत कंफ्यूजन होगा, कि आप इसको आप किसी और से रिलेट कर देंगे और किसी और को किसी और से रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रमोशन है, ये आरबीआई यहाँ पे दिया है, प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन जो कि इंक्लूड करता है डिजिटल पेमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ये यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके बाद एनपीसीआई है, एनपीसीआई से रिलेटेड हमने कल ही ये डिस्कस किया था, एनपीसीआई किससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद है एमईटीवाई, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट है, चारों के चारों ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, मतलब इसका आंसर है आपको ऑप्शन डी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये जिसका मेन काम रखे हैं उन्होंने, कैसे करके डिजिटल पेमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथ किया जा सके, कैसे अवेयरनेस ला सके पब्लिक में। तो ये सारा चीज ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किया है, ना कि आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ना ही एनपीसीआई। तो ये देखिए चारों के चारों काफी कंफ्यूजिंग थे, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता तो आप ये ऐसे क्वेश्चन को आंसर गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे चीज में थोड़ा ध्यान दिया करिए। अगला क्वेश्चन है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गंगा आमंत्रण अभियान। ये गंगा आमंत्रण अभियान किससे जुड़ा हुआ है, आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं, आंसर करने के बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा कि किस तरह से मैंने ड्राइंग बना के आपको कैसे बताया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो अभियान है, इज फॉर इन्वाइटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर सैनिटेशन बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अलॉन्ग द रिवर गंगा। तो ये क्या इन्वाइट करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जो कि सैनिटेशन से रिलेटेड यहाँ पे गंगा रिवर गंगा के आसपास में करेंगे। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट सही है या गलत। ये बोल रहा है कि फर्स्ट एवर एफर्ट है जो कि नेशनल मिशन फॉर एवर गंगा है, मतलब ऐसा जो है ये फर्स्ट एवर चीज हुआ है, ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि टीम फॉर सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च विल कलेक्ट वाटर सैंपल्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर फॉर द पर्पज ऑफ वाटर टेस्टिंग। तो क्या सीएसआईआर का जो ये टीम है वो टॉक्सिकोलॉजी का, वो इसमें वाटर टेस्टिंग का ये काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया है, तीनों का हमने कीवर्ड भी देख लिया और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपको गलत है, क्योंकि ये इनवाइट आपको ये इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या ये सबसे रिलेटेड कुछ नहीं है। ये जो गंगा आमंत्रण अभियान है, ये कर रहा है एक हिस्ट्री, मतलब एक तरह का हिस्टोरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ या फर्स्ट टाइम हुआ। ये ओपन वाटर राफ्टिंग, जो कि काइकिंग एक्सपीडिशन, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, देवाप्रयाग, ठीक है। देवाप्रयाग आप सुनेंगे, गंगा का जो फर्स्ट ये जो आपको मेन जहाँ से शुरू होते हैं, वो जो कि कल्यूमिनेट करेंगे एज अ गंगा सागर तक। गंगा सागर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मतलब ये एकदम उत्तराखंड का इस एरिया से जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पे जहाँ गंगा सागर जो डेल्टा जहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। गंगा सागर से रिलेटेड हमने आप सागर आइलैंड से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया था, मैप में अच्छे से दिखाया था, सागर आइलैंड के बगल में भी एक और आइलैंड था। तो ये सारे चीज थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैप को थोड़ा थोड़ा निहारते रहिए जब भी आपको टाइम मिले।
तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि देवप्रयाग से गंगानगर, तो एक तरह से रिवर राफ्टिंग। उम्मीद करता हूँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड राफ्टिंग किए ही होंगे। तो राफ्टिंग से रिलेटेड बहुत ही एडवेंचरस चीज़ है, जो कि इस बार फर्स्ट टाइम किया गया है। लगभग 2500 किलोमीटर का यहाँ पे दूरी यहाँ पे तय किया जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सपीडिशन है ये कंप्राइज करेंगे लगभग प्राइमरी फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग को, ठीक है, जो कि विल कंप्राइज ऑफ मेंबर्स प्राइमरी फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। और ये CSIR वाला भी बात सही है कि वो रेगुलर मतलब सैंपल्स लेंगे ताकि वो टेस्ट कर सके वाटर का कि किस तरह से फ्लोरा या फ्लोरा जो भी है सेंसेस वो लोग अच्छे से निकाल सके इसी बात में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन होगा आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये ग्लोबल स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड हमने हाल ही में अभी शायद कल ही मैंने डिस्कस भी किया था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि GSLEP इज द वर्ल्ड फर्स्ट joint initiative that aims to conserve the snow leopard within the broader context of also conserving valuable high mountain ecosystem। तो ये क्या फर्स्ट जॉइंट ऐसा इनिशिएटिव है, तो यहाँ का ये कीवर्ड हो गया ये, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज, जो कि स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज मतलब जहाँ जहाँ स्नो लेपर्ड एक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर याद होगा तो अच्छे से मैंने बताया था ही कि कितने सारे कंट्रीज हैं और कितने सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है इस आपको ये कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो रेंज कंट्रीज है जो कि साइन किए थे बिश्केक डिक्लेरेशन टू वर्क टुवर्ड्स द गोल ऑफ GSLEP। तो ये क्या GSLEP से रिलेटेड बिश्केक डिक्लेरेशन हुआ था या कोई और डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एवरी इंडियन होस्ट द GSLEP मीट अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मतलब एवरी ईयर बोला जा रहा है कि इंडिया जो है ना वो होस्ट करता है GSLEP मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर इंडिया वाला ये यहाँ पे गलत है, ये कीवर्ड इस स्टेटमेंट को गलत कराता है, बट बाकी का दोनों स्टेटमेंट जो है बिस्केट डिक्लेरेशन ये कीवर्ड इसको यहाँ सही कराया। पहला स्टेटमेंट में कि ये फर्स्ट ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये भी यहाँ पे सही कराया, ठीक है। तो इसलिए बाकी सारा चीज आप बताइए। ये 2013 में लगभग 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज है ना वो लोग सारे पार्टिसिपेट हुए थे और ये बिस्केट डिक्लेरेशन साइन किए थे। तो इसलिए तभी से जाके ये हर साल आपको ये जो भी है ना आपको जो GSLEP का ये चलते रहता है ये इनिशिएटिव, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार और मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी हमारे फ्रेंड्स जो कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट मत हो जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ आंसर मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस समय के लिए आप मत सोचिए कि मैं आप लोग को मतलब टाइम नहीं दे रहा हूँ या आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा अभी कुछ और काम में भी बिजी हो जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको सही टाइम पे कमेंट में का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग अपना हिसाब से करते रहिए। नहीं, हमारे ग्रुप में अभी काफ़ी सारे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं जो कि ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं भी दे पाता हूँ तो कोई और आपको जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा एक फैमिली वाला एक इंटर रिलेटेड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखिए, जिसकी वजह से अगर कोई ना कोई एक्चुअली जिसको सही आंसर पता है या जिसको लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए, तो आप लोग एक ऐसा माहौल बना के रखिए कि एक फ्रेंडली डिस्कशन हमेशा चलते रहे जो कि सबके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। देखिए ज्यादातर ये कंसिडर द वाला ही मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर कंफ्यूजिंग होते हैं जो कि यूपीएससी का फेवरेट टाइप भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह का ज्यादातर लेके आता हूँ। बोल रहा है कि ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 से रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज दिस महोत्सव अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है रिस्पॉन्सिबल या कोई और है, और इसके ऊपर से क्या अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर है या किसी और इनिशिएटिव के अंदर है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट है ये महोत्सव, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो महोत्सव है इज ऑर्गेनाइज्ड विद एन इंटेंट टू शोकेस द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री इन ऑल, ठीक है, इन ऑल इट्स रिच एंड वेराइड डायमेंशन, जैसे हैंडीक्राफ्ट, क्यूसाइन, पेंटिंग, स्कल्पचर। तो ये ऑल फील्ड में है या सिर्फ हैंडीक्राफ्ट में है, बाकी और किसी में नहीं है, या सिर्फ क्यूसाइन में है या सिर्फ पेंटिंग में है। तो ये सारा चीज यहाँ का कीवर्ड बन जाता है और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी दोनों के दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों के दोनों क्यों सही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही यहाँ पे इन्वॉल्व है और ये इसी तरह का जितने के जितने भी है ना ये भी हैंडीक्राफ्ट क्यूसाइन सारा का एक तरह से कैसे करके शोकेस किया जा सके वो यहाँ पे होता है। तो एक संस्कृति महोत्सव के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा होता है, अगर कभी मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करिएगा। ऐसे सिर्फ आप अपने लिए नहीं, ये सब देखने से सिर्फ आप अपने लिए नहीं होगा, उनको भी खुशी होता है अगर आप कुछ ले या ना ले, बट एक तरह से जो वहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारे सामान लेके उनको भी काफ़ी संतुष्टि मिलता है कि कोई आ रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो CDRI इज एन इंटरनेशनल कोलिशन, ये इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड मतलब इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब ये सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और किस लिए, डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रमोट किया जा सके इसको देखने के लिए। तो क्या सही बात है, ये सारे जितने भी बॉडी मैंने बोला ये सारे सही बात है। चलिए देख लेते हैं। वो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसे लॉन्च किया गया था 2019 के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट के तहत। तो ये क्या उस वक्त लॉन्च किया गया था या 2019 से पहले लॉन्च किया गया था? ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि इट एम्स टू अचीव सब्सटेंशियल चेंजेस इन मेंबर कंट्रीज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या एम करता है, कैसे करके सब्सटेंशियल चेंजेस लाया जा सके मेंबर कंट्रीज में? देखिए ये बेसिक से मैंने कीवर्ड ले लिया सब्सटेंशियल चेंजेस, बट ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होगा। देखिए क्योंकि ये हो रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये एक्सप्लेन कर रहा है, या आप जो टॉपिक में दिया हुआ है आप इसको पढ़ोगे तो हाँ यही इस तरह का ही कुछ काम करेगा ना, ऐसा तो कुछ हटके करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों के तीनों ही सही है। जो भी हमने बोला अभी डिस्कस किया, ये यूनाइटेड नेशन का ये द्वारा ही मतलब 2019 में ही लॉन्च किया गया था। ये खास करके ध्यान दीजिएगा कि इसी साल मतलब पिछले साल ही इसे लॉन्च किया गया है। ये जो लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा यूएन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, उसी वक्त ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे द्वारा ही कुछ ये इनिशिएटिव लिया गया था और ये वर्ल्ड लेवल पे ये अप्रूवल भी मिल गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट ARLS। इससे रिलेटेड हमने हाल ही में शायद 2 क्लास पहले ही हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किया था, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इट इज अ डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड USA। तो इंडिया और USA के साथ इन्वॉल्व है, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे लॉजिस्टिक से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड हम बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं USA के साथ मिलकर, तो हो सकता है शायद ये हो जाए सही स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द एग्रीमेंट will simplify interoperability and enable military platforms to receive support and supplies across bases in both nations। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए इस तरह का स्टेटमेंट जो भी बोल रहा है ना, आपको उतना ज़्यादा नहीं है कि एग्जैक्ट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं भी पता हुआ ना तो आप इसमें भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट ज़्यादातर ना आपको बताता है, इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। मतलब 90% क्वेश्चन में तो आप इस तरह का मान लीजिए कि इस तरह का स्टेटमेंट जो होता है ना वो सही होता है, एकदम आप लिख लीजिए। ठीक है, बस आपको पहला स्टेटमेंट में ध्यान देना है। पर अगर कभी कभी हो भी जाता है कि जो 10% वाला क्वेश्चन भी आपको फंस जाए, तो वैसे के लिए भी आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपको बता रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ये USA नहीं है, ये रशिया के साथ किया गया है। स्टेटमेंट 2 के बारे में तो मैं बोल ही दिया कि ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ये ARLS को। ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं, बट स्टेटमेंट 1 जो है ये USA नहीं है, रशिया के साथ मिलकर हम ये चीज़ लिए एग्रीमेंट कि ये एग्रीमेंट कैसे होगा, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब हमारा काम होगा उनको ट्रेड से रिलेटेड हम टैरिफ से लेकर सब चीज़ में हम सुविधा दें, और उनका काम होगा वो भी हमें अपना सारा चीज़ जितने भी टैरिफ से लेकर ट्रेड से लेकर जो भी बैरियर्स हैं वो सारा चीज़ में हमें बहुत ही ईजी रखें। ठीक है, तो ये सब सारा ऐसे अगर चीज़ रखेंगे तो मिलिट्री फैसिलिटीज़ में भी हम बहुत ही एनहांस कर सकेंगे। और जैसा कि S-400 जो हम USA से रशिया से ही ले रहे हैं, तो ये और भी एक बात हो जाएगा कि क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे USA के द्वारा हमारे ऊपर सैंक्शन देने की धमकी दिया गया, फिर भी हम अभी S-400 रशिया से ही ले रहे हैं और जो कि फुल फ्लेज में कुछ दिन में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट है जो साथ में जो मैं आपको बता देता हूँ, तो उम्मीद करिएगा क्योंकि ये PDF में ये आपको नहीं रहेगा। अगर आप इसके बारे में जैसे S-400 से रिलेटेड PDF में मैं इसको अभी इस प्रेजेंट पे नहीं दूंगा। अगर मैं आपको इससे रिलेटेड मेरे पहले वाले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हर PDF में अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो होगा। जो पहले ही पढ़ा चुका हूँ वो मैं हर वक्त एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसको आपका भी कैपेबिलिटी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आप रिवीजन कर रहे हैं। आपको मतलब जब भी मैं जैसे ही S-400 लिया आपको खड़क से दिमाग में लगना चाहिए कि हाँ ये रशिया से ही जुड़ा हुआ है, रशिया USA ने हमारे ऊपर इतना सारा सैंक्शन भी किया था। ये सब अपने दिमाग में आप रिलेट करके याद करने लगी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा और ज़्यादा आप एक तरह से रिविजन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, आपको बोला जा रहा है
कि केप टाउन एग्रीमेंट जो होता है ना, वो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। तो ये केप टाउन एग्रीमेंट से रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है, यूएनसीएलओएस के तहत, टू हेल्प कॉम्बैट इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग। तो ये क्या, ये सही बात है कि ये इस फिशिंग से रिलेटेड ये जो इलीगल अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड जो भी इशू है उसको सॉल्व करने के लिए ये केप टाउन एग्रीमेंट इसी नाम से, इसी की वजह से जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं क्या है सही है क्या गलत है। इट सिक्स टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी, देखिए मैंडेटरी सेफ्टी मेजर्स फॉर फिशिंग वेसल्स, ठीक है। देखिए मैंडेटरी है, सही है गलत ये आपको बताना है। तीसरा बोल रहा है कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, तो इंडिया के पहला कंट्री बना जो कि साइन और रेटिफाई, रेटिफाई मतलब ये देखिए ये कन्वेंशन केप टाउन एग्रीमेंट था, ठीक है। साइन करने का मतलब हुआ कि ये जब एग्रीमेंट निकला तो जो जो बॉडी यहाँ पे जो जो कंट्री इससे सहमत है तो उन्होंने एक एक करके साइन कर दिया। बट ये जो भी हमारे रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उस वक्त तो साइन कर दिया, बट ये सिर्फ साइन हुआ, ये पूरी तरह से मतलब अप्रूवल नहीं हुआ। अप्रूवल तब होगा जबकि रेटिफाई किया जाए, और रेटिफाई कब होता है, जब वो रेस्पेक्टिव जो भी गवर्नमेंट है उनके पार्लियामेंट या उनके जो भी असेंबली है उनके द्वारा जब पास किया जाएगा तब जाके वो साइन एंड रेटिफाई कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया पहला कंट्री बना है इससे साइन और रेटिफाई करने में। चलिए देख लेते हैं आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 2 तो सही है, सॉरी स्टेटमेंट 2 सही है बट स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है, ठीक है। बोल रहा है कि इंडिया रैंक थर्ड इन फिशरीज, जो कि बोला यहाँ पे जो फर्स्ट बोल रहा है ये यहाँ पे सही नहीं है, इंडिया रैंक थर्ड है। इसके अलावा ये जो केप टाउन एग्रीमेंट है ना, ये यूनाइटेड नेशन के तहत नहीं लिया गया, यूएनसीएलओएस के तहत नहीं, ये आईएमओ के अंदर लिया गया है, ठीक है। ये मेडिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके तरफ मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उनके तहत लिया गया है, ना कि यूनाइटेड नेशन का ये यूएनसीएलओएस के तहत, जो कि 2012 में लिया गया है। और बाकी सारा रीजन दोनों जो तीनों जो दिया गया ना, ये फिशिंग से रिलेटेड सही बात है, ठीक है। और ये जो भी फिशिंग वेसल्स है उनसे रिलेटेड ये किसी तरह का उनको ऊपर कोई मतलब जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो या कुछ भी तरह का एक्टिविटीज हो उस पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसलिए आपको स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है बट स्टेटमेंट 2 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल से रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और यहाँ करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि इट इज द यूनाइटेड नेशन एग्रीगेटेड ग्लोबल एनर्जी बॉडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एग्रीगेटेड है बॉडी। चलिए देख लेते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है एंटायर एनर्जी स्पेक्ट्रम कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट एंड स्टेट कॉर्पोरेशन। तो ये क्या गवर्नमेंट प्राइवेट और स्टेट कॉर्पोरेशन सारे चीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा एकेडमिया एनजीओ। तो इस टॉपिक ये एनर्जी, ये वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल से रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अभी आंसर के बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा कि किस तरह से हमने और अच्छे से डिस्कस किया था, क्या क्या मैंने उस वक्त बोला भी था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो काउंसिल है इज द वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ग्लोबल फ्लैगशिप इवेंट विच इज द लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी इवेंट इन द वर्ल्ड। तो क्या ये लॉन्गेस्ट और ये रनिंग जो बोला मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ये क्या सही बात है, वो भी पूरे वर्ल्ड में। चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इंडिया होस्टेड द 2019 का वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो इंडिया ने होस्ट किया कि किसी और कंट्री ने होस्ट किया, तो इसलिए यहाँ का ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है बट स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि इंडिया ने होस्ट नहीं किया, अबू धाबी ने हाल ही में 2019 में 24वां इसका कांग्रेस होस्ट किया, ठीक है। और ये जो कांग्रेस है ना, ये हर 3 साल में होता है, तो यानी 2019 से पहले कब, 2016 में ही ये हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद ये 2019 का कहाँ पे, ये अबू धाबी की तरह, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, वह सऊदी अरेबिया बोला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है, वहाँ पे ये 24वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुआ, ठीक है। और ये जो यूनाइटेड अरब है ये हमारे लिए बहुत ही बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री है, जिससे हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, तो इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ अगर होस्ट कर रहे हैं जो भी हमारे फ्रेंडली नेशन है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको रीडिमिम, ये जो रीडिमिम टीडिम रोड प्रोजेक्ट है ना, ये थोड़ा ऐसे ही भी जो भी पार्ट नाम है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक से प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप लोग गूगल कर लें कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। एक रिहिट टिडिम रोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये रिहिट टिडिम रोड प्रोजेक्ट है जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। तो ये बोला जा रहा है कि ये किस कंट्री के साथ हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना कंप्लीट, हम तो इन्वॉल्व भाई, पर हम किस कंट्री के साथ इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये रिहिट टिडिम जो भी है, ये आपको ये चारों के चारों हमारे ही नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो चारों के साथ ही हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान रहता तो शायद आप बोल देते कि पाकिस्तान के साथ तो हम कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे, तो कैंसिल कर देते, है ना। बट ये चारों के चारों ही ऊपर से रोड प्रोजेक्ट है, तो चारों ही हमारे नेशनल बाउंड्री को टच करते हैं।
तो ऐसा हम अगर कोई और होता, मान लीजिए आपको यहाँ पे थाईलैंड दे देता या आपको कोई और बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी दे देता जो कि हमारे साथ इंटरनेशनली टेरिटरी से मतलब नेबरिंग कंट्री नहीं है, जो हमें हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं, तो हम उस वैसे स्टेटमेंट को, वैसे ऑप्शन को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लेते हैं। पर ये चारों का चारों ही हमारे बॉर्डर जो भी है ना, इसको ये चारों के चारों ही टच करते हैं चारों तरफ से, ठीक है, चारों नहीं, ऊपर की तरफ से ये टच करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बस आपको इसकी इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ हम ये डील कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एनहांस करेगा कनेक्टिविटी को थ्रू स्टेट ऑफ मिजोरम, मतलब जो मिजोरम हमारा स्टेट है ना, वो मिजोरम से रिलेटेड, ये हो गया मिजोरम, आप देख पा रहे होंगे मैं इसका सिर्फ एक पार्ट दिया हूँ, ये हो गया आपको त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम, ठीक है। ये और यहीं से आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा मैंने पूछा कितने सारे स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने सारे स्टेट से क्रॉस होता है, तो उसमें से 2 स्टेट ये भी है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यानी लगभग आप समझ लीजिए इस एरिया से कहीं से पास होता होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसमें कि ये जो एरिया है ना, ये जो री और टीडिम रोड प्रोजेक्ट, ये आपको इस एरिया में हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑरेंज कलर का जो मैंने किया है, ये ऑरेंज कलर का जस्ट हमारे कंट्री के बॉर्डर को जस्ट टच करता है, और म्यांमार का इस एरिया, ये पूरा ही सारे पहाड़ी एरिया है, ठीक है। पहाड़ी एरिया के बीच से ये रोड प्रोजेक्ट बनाने का सोचा गया है। तो म्यांमार और हमारे जो कंट्रीज के जो स्टेट है मिजोरम, इन दोनों के ही वहाँ के लोकल्स के लिए सुविधा के पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो लगभग 60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट एज अ ग्रांट के तौर पर हम वहाँ पे ग्रांट असिस्टेंस के तौर पर हम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे और वहाँ जो पड़ोसी देश है उन दोनों का ही फायदा कुछ हो सके, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 80 किलोमीटर का होने वाला है, जो कि टीडिम है इन चीन स्टेट से लेके रिकवदार री जो कि म्यांमार के अंदर आता है वहां तक, ठीक है। ये टीडिम हो गया हमारे इधर, और जो रिकवदार है ये हो गया म्यांमार के साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 80 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट जो कि हम कर रहे हैं म्यांमार के साथ, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैल्मोनेला, ठीक है। सैल्मोनेला से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सैल्मोनेला से रिलेटेड हमने डिस्कशन बहुत पहले किया था, तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको याद होगा। कुछ पहले का क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा और आपको मैं देख सकूँ कि कितना क्वेश्चन आप रिलेट अभी भी कर पा रहे हो या उससे रिलेटेड आप अभी भी याद रखे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन अगर आपको उस वक्त बताया होगा कि इससे रिलेटेड जो जुड़े हुए इंसान थे ना, उसके बारे में जब मैं बताऊंगा तब और ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन कॉज फूड बॉर्न इलनेस। तो ये क्या ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि फूड बॉर्न इलनेस करेगा या कोई और बॉर्न इलनेस करेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि WHO आइडेंटिफाइज सैल्मोना एज द एज वन ऑफ द की ग्लोबल कॉजेज ऑफ डायरियल डिजीजेस। तो ये क्या WHO के द्वारा किया है या CSIR के द्वारा किया है या FSSAI के द्वारा किया है या और कोई इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा किया गया है। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। और ये बोल रहा है जो डायरियल डिजीज है, ये भी एक यहाँ का कीवर्ड हो गया कि डायरियल प्रॉब्लम्स होगा या किसी किसी और तरह का कोई स्टमक से रिलेटेड या कोई और फूड बॉर्न इलनेसेस या किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ओनली चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर एट हाई रिस्क ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन। तो क्या सिर्फ ओनली जो वर्ड हो गया, ये तो मैंने बोला कि यूपीएससी का फेवरेट होता है, तो इसी को बताना है कि सिर्फ 5 साल के कम वाले बच्चे को ही ये ज़्यादा अफेक्टेड करता है या और भी मतलब 10 साल तक के बच्चे के लिए भी है या कुछ और एज का वेरिएंट भी है। तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है, क्योंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और इसका आंसर मुंह में उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सही दिए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि जो ओनली वाला बात है ना ये गलत है। क्योंकि ये जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं ना, या जो वो पीपल जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है, उनको ना ये तरह के इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी, मतलब ये बैक्टीरिया ना जल्दी ही इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट, बट पहला सही है, ये फूड बॉर्न इलनेस करता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये WHO के द्वारा ही किया है, ना कि FSSAI या किसी और की तरह, ठीक है। जो हाल ही में ना ये सैल्मोनेला जो MDH मसाला है ना, इसमें ये काफ़ी मात्रा में पाया गया है, जो कि जिस वजह से WHO ने ये आइडेंटिफाई करके बोला कि ये एक मतलब डायरिया का कॉमन बच्चों और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वो अगर ये MDH के मसाला आ रहा है तो उसमें ये सैल्मोनेला जो है ये बैक्टीरियल पाया गया है। तो जिस वजह से ये ज़्यादा न्यूज़ में था और ये MDH से रिलेटेड है, तो हाँ हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इसके बारे एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो जान के रखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट भी किया होगा। तो अगर जो भी है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जो भी जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है प्लीज़ शर्माए ना, अगर कम आ रहा है तो भी, और अगर अच्छा आ रहा है तब तो बिल्कुल ही लिखें, जिससे आपको आपके मार्क्स को देखे दूसरे हमारे फ्रेंड्स को और मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।